बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब चांदनी रातें अपनी जादुई चमक से धरती को नहलाया करती थीं और हर गली कूचे में कहानियां सांसें लिया करती थीं, तब भारत के एक विशाल और समृद्ध राज्य में, जिसका नाम अब हम चंद्रनगढ़ रखेंगे, एक ऐसे राजा का शासन था जिनका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। ये थे राजा विक्रम सिंह, जो न सिर्फ एक शासक थे बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक पिता, एक रक्षक और एक सच्चा हमदर्द थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय का शिकार नहीं होता था और कोई भी अनाथ या असहाय नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन इस कहानी का असली रंग तो तब चढ़ता है जब रात की गहरी चुप्पी में, जब सारा नगर नींद की आगोश में डूबा होता था, राजा विक्रम सिंह अपने शाही लिबास को छोड़ साधारण कपड़ों में, चेहरे पर मिट्टी और धूल मलकर, चुपके से महल के पिछले दरवाजे से नगर की गलियों में निकल पड़ते थे। कभी कोई उन्हें भटका हुआ भिखारी समझता, तो कभी कोई थका मांदा मजदूर। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये वही राजा हैं जो अपनी प्रजा की हर धड़कन को सुनने, उनकी हर पीड़ा को महसूस करने के लिए रात की सैर पर निकलते थे। उनकी आंखें हर उस कोने को टटोलती थीं जहां कोई दुखी, कोई परेशान या कोई अन्याय का शिकार हो सकता था। और जब सुबह की पहली किरण के साथ वे अपने सिंहासन पर विराजमान होते, तो रात की गलियों में देखे गए हर अन्याय का हिसाब किताब करते। लोग बस इतना जानते थे कि उनका राजा बेहद दयालु और न्यायप्रिय है, लेकिन उनके कुछ खास विश्वास पात्रों को ही इस राज का पता था कि राजा रात में भेष बदलकर नगर की सैर करते हैं। यह सिर्फ शासन नहीं था, बल्कि यह था प्रजा के दिलों पर राज करने की कला। एक ऐसी ही ठंडी, चांदनी रात थी। हवा में मंद मंद सुगंध बिखरी थी और नगर की गलियां सन्नाटे में डूबी थी। घरों के दीपक बुझ चुके थे और लोग सपनों की दुनिया में खोए थे। लेकिन राजा विक्रम सिंह अपने सादे वेश में चुपके से महल से निकल पड़े। उनकी आंखें हर छाया, हर कोने को भेद रही थी। क्या कोई दुखी है? क्या कोई पीड़ित है? उनका दिल हर उस आवाज को सुनने को बेताब था जो मदद की गुहार मांग रही हो। जैसे ही वे एक संकरी, अंधेरी गली से गुजर रहे थे, तभी उनके कानों में कुछ फुसफुसाहटें पड़ी। वे रुक गए, सावधानी से उस आवाज की दिशा में बढ़े। गली के एक कोने में 4 लोग चुपके चुपके, रहस्यमय ढंग से बातें कर रहे थे। राजा छाया में छिप गए और उनकी बातें सुनने लगे। ये कोई और नहीं, नगर के 4 कुख्यात चोर थे, बद्री, सोहन, मोहन और किशन। वे अपनी अगली चोरी की योजना बना रहे थे। बद्री, जो सबसे चालाक था, धीमे स्वर में बोला, इस बार हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। पिछली बार की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। सोहन ने उत्साह से कहा, इस बार हम नगर के सबसे अमीर सेठ हरिप्रसाद के खजाने पर हाथ साफ करेंगे। बस सही वक्त का इंतजार है। मोहन ने चारों ओर नजरें दौड़ाई और डरते हुए बोला, धीरे बोलो, सुना है राजा ने अपने गुप्तचर पूरे नगर में फैला रखे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि खुद राजा विक्रम सिंह भेष बदलकर गलियों में घूमते हैं। तभी किशन हंसते हुए बोला, अरे राजा, वो तो अपने महल में सोने की सेज पर सो रहा होगा। हमसे भला क्या मुकाबला करेगा? राजा विक्रम सिंह चुपचाप सब सुन रहे थे। उनके मन में अब यह पक्का हो चुका था कि ये वही चोर हैं जो नगर में चोरियों का तांडव मचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये था कि इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए। रात गहराती जा रही थी। गली सुनसान थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। राजा ने और देर न करने का फैसला किया। उन्होंने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाई और एक थके हुए मुसाफिर की तरह चोरों के पास पहुंचे। खांसते हुए बोले, अरे भाइयों, इस रात के सन्नाटे में किस बड़े शिकार की तैयारी हो रही है? अचानक उनकी आवाज सुनकर चोर चौंक पड़े। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सामने एक साधारण, मैले कपड़ों वाला आदमी खड़ा है, तो उनका डर कुछ कम हुआ। सोहन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तू कौन है और तुझे हमसे क्या लेना देना?
राजा ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूं। इस नगर में मैंने भी कई बड़े बड़े धंधे किए हैं। बस इन दिनों किस्मत थोड़ी रूठी हुई है, वरना अब तक किसी महल में आराम फरमा रहा होता। मोहन ने संदेह भरी नजरों से पूछा, अगर तू इतना बड़ा उस्ताद है तो कोई कारनामा तो बता। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, कारनामे बताने से नहीं, दिखाने से साबित होते हैं। मैंने तो एक बार शाही खजाने पर भी हाथ साफ करने की सोची थी, पर बदकिस्मती से पकड़ा गया। बद्री ने ठहाका मारते हुए कहा, वाह, शाही खजाना? तू तो बड़ा ऊंचा उड़ता है। किशन ने हंसते हुए कहा, इतना बड़ा उस्ताद है तो कोई सबूत दिखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, सबूत तो काम के बाद दिखाया जाता है। अगर आज की रात मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूंगा। चारों चोर एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बद्री ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, ठीक है, आज रात तेरी परीक्षा होगी। अगर तू काबिल निकला तो हमारे साथ रहेगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर सौदा पक्का। अब तक राजा ने अपनी चतुराई से अपनी असली पहचान छिपाए रखी थी। उन्होंने हल्के अंदाज में पूछा, भाइयों, अब जब मैं तुम्हारा साथी बनने जा रहा हूं तो ये बताओ, तुम में ऐसी कौन सी खासियतें हैं जो तुम्हें इतना निडर बनाती हैं? बड़ा धंधा करना है तो सबको अपनी अपनी कला का पता होना चाहिए। चारों चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबसे पहले बद्री बोला, मेरे पास एक खास हुनर है। मैं अपनी सूंघने की शक्ति से बता सकता हूं कि सोना, चांदी, हीरे या कोई कीमती खजाना कहां छिपा है। खजाने की खुशबू मुझे दूर से ही खींच लेती है। राजा ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह, ये तो गजब का हुनर है। तुम तो चुपके से किसी भी खजाने तक पहुंच सकते हो। अब सोहन आगे आया। उसके चेहरे पर गर्व की चमक थी। वह बोला, मैं जानवरों और पक्षियों की भाषा समझता हूं। कुत्ता भौंके, बिल्ली म्याऊं करे या घोड़ा हिनहिनाए, मैं समझ जाता हूं कि वो क्या कह रहा है। अगर कोई खतरा हो तो मैं पहले ही भांप लेता हूं। राजा ने हैरानी जताते हुए कहा, तुम तो प्रकृति की आवाजों को पढ़ लेते हो। यह हुनर तो तुम्हें शत्रु के आने से पहले ही सावधान कर सकता है। अब मोहन की बारी थी। उसने अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली और गर्व से बोला, मैं ताले तोड़ने का उस्ताद हूं। चाहे लोहे का ताला हो या शाही महल का सबसे मजबूत ताला, मेरी इस तार के आगे सब झुक जाते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ताले नहीं, मानो किस्मत की गांठें खुलती हैं। अंत में किशन सामने आया। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बोला, मेरा हुनर सबसे अनोखा और खतरनाक है। मैं जिसे एक बार अंधेरे में देख लूं, उसे फिर लाख छिप जाए मैं पहचान लेता हूं। चाहे वह भीड़ में हो, नकाब में हो या दुश्मनों के बीच। राजा ने विस्मय से कहा, तो तुम तो अंधेरे के भी सिपाही हो। तुम्हारी नजर को कोई धोखा नहीं दे सकता। राजा अब समझ चुके थे कि ये चारों न सिर्फ शातिर हैं, बल्कि अपने अपने हुनर में बेजोड़ भी हैं। उनके मन में एक नई योजना ने जन्म लिया। वे मुस्कुराए और बोले, भाइयों, जब हमारी टोली इतनी काबिल है तो बताओ, आज रात का शिकार क्या है? चारों चोर उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अपने हुनर तो बता दिए थे, लेकिन अब उनके मन में एक शक था। किशन ने पूछा, भाई, हमने तो अपने गुण बता दिए, लेकिन तूने अब तक कुछ नहीं बताया। ये बता, तेरे पास ऐसा क्या है जो तुझे हमारे लिए खास बनाता है? राजा ने गंभीर होकर जवाब दिया, मेरे पास एक अनोखा गुण है। अगर हम कभी संकट में फंस जाएं, पकड़े जाएं, तो मेरी एक आंख के इशारे से सजा भी टल सकती है और जान भी बच सकती है। चारों चोर चौंक पड़े। बद्री बोला, क्या? आंख के इशारे से सजा माफ? ये तो कोई जादू लगता है। सोहन ने कहा, अगर ये सच है तो तेरा हुनर तो हम सब में सबसे कीमती है।
राजा ने मन ही मन अपनी योजना को और पक्का किया। वे बोले, छोटी मोटी चोरी से क्या फायदा? अगर जिंदगी भर चैन से जीना है तो एक बार ऐसा बड़ा धंधा करो कि फिर कभी जरूरत न पड़े। और वो जगह है राजमहल का खजाना। यह सुनते ही चारों चोरों की आंखें लालच से चमक उठीं। बद्री ने कहा, वाह, ये हुई न बात। अगर इस बार हम कामयाब हो गए तो जिंदगी भर ऐश करेंगे। राजा की योजना अब चोरों को पूरी तरह अपने जाल में फंसा चुकी थी। फिर वे सभी नगर की गलियों से होते हुए महल की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। चोर सतर्क हो गए। बद्री ने सोहन की ओर देखा और बोला, सोहन, जरा सुन तो, ये कुत्ता क्या कह रहा है? कोई खतरा तो नहीं? सोहन ने कुत्ते की आवाज को ध्यान से सुना और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, ये कुत्ता कह रहा है कि हमारे साथ इस वक्त नगर का राजा चल रहा है। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी चोर एक दूसरे को देखने लगे। तभी मोहन हंस पड़ा, अरे, ये तू क्या बक रहा है? राजा भला इस अंधेरी गली में क्या करेगा? वो तो अपने महल में सो रहा होगा। बाकी चोर भी हंस पड़े। बद्री बोला, लगता है सोहन, तेरी जानवरों की भाषा आज गड़बड़ा गई है। सोहन ने सफाई दी, मैंने वही कहा जो कुत्ता बोल रहा था। शायद उसका मतलब किसी और से हो। राजा ने बात संभालते हुए कहा, भाइयों, मेरा तो मानना है कि ये कुत्ता भूखा है। भूख में तो आदमी भी अनाप शनाप बोलने लगता है, जानवर तो जानवर है। चलो, इन बेकार की बातों को छोड़ो और असली काम पर ध्यान दो। सभी ने हामी भरी और आगे बढ़ चले। राजा के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उनकी योजना अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। चांदनी रात की खामोशी में चारों चोर और राजा महल के भीतर दाखिल हो चुके थे। उनके चेहरों पर न डर था, न कोई हिचक, बस लालच की आग उनकी आंखों में चमक रही थी। महल की ऊंची दीवारों और गूंजते गलियारों के बीच जैसे ही वे कुछ दूर बढ़े, बद्री अचानक रुक गया। वह नीचे झुका, जमीन की मिट्टी को सूंघा और मुस्कुराते हुए बोला, खजाना अब ज्यादा दूर नहीं। इसकी खुशबू मेरे दिल तक पहुंच रही है। मेरे पीछे चलो। बिना कोई सवाल किए तीनों चोर उसके पीछे चल पड़े। गुप्त रास्तों, झुकी दीवारों और अंधेरे गलियारों से होते हुए वे उस जगह पहुंचे जहां राजमहल का खजाना छिपा था। सामने था एक विशाल, मजबूत दरवाजा जिसके बीच में एक भारी भरकम ताला लटक रहा था। मोहन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने अपनी जेब से पतली सी तार निकाली और ताले में डाल दी। उसकी उंगलियां नाचने लगीं और पलक झपकते ही ताले से छटाक की आवाज आई। ताला खुल गया। मोहन मुस्कुराया और बोला, कहा था ना, मेरे इस हुनर के आगे कोई ताला नहीं टिकता। दरवाजा धीरे से खोला गया। अंदर का नजारा देखकर चारों चोरों की आंखें चौंधिया गईं। वह कमरा मानो स्वर्ग से उतर आया था। चारों ओर सोने की अशर्फियां, चमकते हीरे, मोती, जवाहरात और बेशुमार दौलत बिखरी थी। किशन ने विस्मय से कहा, भाइयों, अब ये सब हमारा है। अब जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। चारों चोर दौलत समेटने में जुट गए। कोई अशर्फियां झोली में भर रहा था, कोई हीरे संभाल रहा था। वे सोच रहे थे कि अब उनकी जिंदगी सेट हो गई। राजा भी उनके साथ झुककर दौलत समेटने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उनकी नजरें कुछ और तलाश रही थी। जब सबने अपनी अपनी झोलियां भर ली तो बद्री ने एक थैली राजा की ओर बढ़ाई और बोला, लो भाई, ये तेरा हिस्सा। तू भी हमारे साथ आया, तुझे भी बराबर का हक है। राजा ने थैली की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं दोस्तों, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हारे साथ यूं ही आ गया था। शायद मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा। सोहन ने हैरानी से कहा, अरे,
इतनी दौलत को कौन ठुकराता है? राजा ने सिर्फ इतना कहा, तुम ही रख लो, इसे अपने हिस्से में बांट लो। चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर कंधे उचकाते हुए बोले, हमें क्या, इसका हिस्सा भी हमें ही मिलेगा। अब वे अपनी अपनी दौलत गिनने में व्यस्त हो गए। राजा ने इस मौके का फायदा उठाया। वे एक एक कर चोरों के पास गए और सहज ढंग से पूछा, अगर फिर कभी ऐसी योजना बनी तो तुम कहाँ मिलोगे? बद्री ने बेफिक्री से कहा, मैं तो बाजार के पास वाली सराय के बगल में रहता हूं, कोई बड़ा धंधा हो तो वहां आ जाना। इसी तरह राजा ने सोहन, मोहन और किशन से भी उनके नाम और ठिकाने पूछ लिए। चारों निश्चिंत थे। उन्हें सपने में भी नहीं पता था कि उनके साथ खजाने में घुसा शख्स कोई और नहीं, स्वयं राजा विक्रम सिंह है। खजाना लूटकर चारों चोर अंधेरे में गायब हो गए, अपने अपने ठिकानों की ओर चल पड़े। और राजा धीरे धीरे उसी नगर की गलियों से होते हुए महल की ओर लौट चले। उनके चेहरे पर संतोष की गहरी छाया थी। उनकी योजना बिल्कुल सही दिशा में चल रही थी। मन ही मन वे सोच रहे थे, ये लोग भले ही चोर हों, लेकिन इनके हुनर अनमोल हैं। बद्री, जो खजाने की गंध सूंघ लेता है, क्या वह मेरे खजाने की रखवाली नहीं कर सकता? मोहन, जो ताले तोड़ सकता है, क्या वह मेरे शत्रुओं के दुर्ग में जासूस बनकर नहीं घुस सकता? सोहन, जो जानवरों की भाषा समझता है, क्या वह मेरे शाही अस्तबल की देखभाल नहीं कर सकता? और किशन, जिसकी आंखें अंधेरे में भी सच को देख लेती हैं, क्या वह मेरा सबसे भरोसेमंद प्रहरी नहीं बन सकता? राजा का मन पक्का हो चुका था। अगर मैं इन्हें जेल में डालता हूं तो इनके ये अनमोल हुनर बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इन्हें सही राह दिखाऊं तो ये चोर नहीं, मेरे राज्य के रक्षक बन सकते हैं। यह फैसला लेकर वे तेज कदमों से महल की ओर बढ़ चले, अपने साथ एक नए युग की शुरुआत का सपना लिए। सुबह की पहली किरण के साथ ही चंद्रनगर में हलचल मच गई। एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए, राजमहल का खजाना लुट चुका है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। दरबार में बेचैनी का आलम था। मंत्री, सलाहकार और सेनापति सब इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था, ये काम किसी बाहरी गिरोह का है। कोई बोला, शायद महल के भीतर का ही कोई गद्दार है। सुझावों की बौछार हो रही थी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं था। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर शांति से बैठे सब सुन रहे थे। अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और गूंजती आवाज में बोले, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये चोरी किसने की और वे इस वक्त कहाँ हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें राजा पर टिक गईं। एक मंत्री ने झुककर पूछा, महाराज, क्या आपको सचमुच चोरों का पता है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, वे चार हैं, बद्री, सोहन, मोहन और किशन। दरबार में खलबली मच गई। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ, इनके ठिकानों पर पहुंचो और इन्हें पकड़ लाओ। ठिकाने वही थे जो राजा ने रात में चोरों से पूछे थे। कुछ ही देर में चारों चोर रस्सियों में बंधे दरबार में हाजिर थे। वे डरे हुए थे, सोच रहे थे कि राजा को उनके नाम और ठिकाने कैसे पता चले। तभी किशन की नजर राजा के चेहरे पर पड़ी। वह कुछ देर तक उन्हें देखता रहा और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, ये तो वही हैं। रात की स्मृतियां उसके मन में कौंध गईं। वही चाल, वही आवाज, वही चेहरा। किशन ने अपने साथियों की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, हमारा पांचवां साथी। यही राजा थे। वही हमारे साथ खजाने तक आए थे। सोहन ने हंसी में उड़ाते हुए कहा, किशन, तू पागल हो गया है। भला राजा चोरी करेगा? लेकिन किशन गंभीर था। वह बोला, मैं जिसे अंधेरे में एक बार देख लूं, उसे कभी नहीं भूलता। मैं कसम खाता हूं, ये वही हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी राजा ने जोरदार ठहाका लगाया। उनकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया
और चोरों की रस्सियां खोल दी गईं। दरबारी हैरान थे। ये कैसा न्याय था? फिर राजा ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे वे चोरों के साथ गए, कैसे उनके हुनर को परखा और कैसे उनके नाम और ठिकाने मालूम किए। चारों चोर राजा के चरणों में गिर पड़े। आंसुओं के साथ बोले, महाराज, हमें माफ कर दें। हमने आपको पहचानने में भूल की। हमें एक और मौका दें, हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे। राजा मुस्कुराए और बोले, तुम चोर हो, लेकिन तुम्हारे हुनर अनमोल हैं। अगर इन्हें सही दिशा मिले तो तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हो, बल्कि इस राज्य के लिए वरदान बन सकते हो। और फिर राजा ने चारों को उनके हुनर के हिसाब से राज्य की सेवा में लगा दिया। किशन, जो अंधेरे में किसी को भी पहचान लेता था, उसे राजमहल का मुख्य प्रहरी बनाया गया। मोहन, जो ताले तोड़ने में माहिर था, उसे राजकोष का संरक्षक नियुक्त किया गया। सोहन, जो जानवरों की भाषा समझता था, उसे शाही अस्तबल का प्रमुख बनाया गया। और बद्री, जो खजाने की गंध सूंघ लेता था, उसे राज्य के खोजी दस्ते का मुखिया बनाया गया। समय बीता और ये चारों पूर्व चोर राजा विक्रम सिंह के सबसे वफादार और काबिल सेवक बन गए। जो कभी चोरी के लिए बदनाम थे, वे अब अपनी योग्यता से राज्य के आधार स्तंभ बन चुके थे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य से होती है। यह मायने नहीं रखता कि कोई कहां से आया, बल्कि यह मायने रखता है कि वह कहां जा रहा है। हर इंसान को जिंदगी में एक दूसरा मौका मिलता है, बस जरूरत है उस मौके को पहचानने और उसका सही इस्तेमाल करने की। और जो इंसान किसी के दोषों को नहीं, बल्कि उसके गुणों को देखकर उसे सही रास्ता दिखाए, वही सच्चा नेता होता है, वही सच्चा राजा होता है। अब आपसे बताइए, अगर आप राजा विक्रम सिंह की जगह होते तो इन चार चोरों को क्या सजा देते, या क्या आप भी उन्हें दूसरा मौका देते? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।